हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है और इस यूनिट का नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। आप एक बार जरा सिलेबस देख लीजिएगा। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरजीपीबी यूनिट नंबर 4 का जो सिलेबस है इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हमारे टोटल 4 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स थे, तो काफी अच्छा पार्ट था थर्मोडायनामिक्स वाला। ये 4 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीम इंजीनियरिंग। ओके, स्टीम इंजीनियरिंग में हो सकता है कि 4 या 5 लेक्चर आपके इसमें लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हम बॉयलर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, बॉयलर माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज क्या होती हैं, देन परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट की बात करेंगे, स्टीम प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ स्टीम टेबल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पांचों यूनिट में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ी यूनिट जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो यूनिट नंबर 4 ही है। ठीक है, तो 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं बॉयलर्स क्या होता है ना, उसको डिफाइन करेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से कितने टाइप्स के बॉयलर्स हो सकते हैं। देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड आरजीपीबी में, वो क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि बेटा आज का जो लेक्चर है इसमें थ्योरी है और इसके अंदर कुछ डायग्राम्स होंगे। डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार बता देता हूं यहां पे। और क्योंकि यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि थ्योरी बहुत ज्यादा हो रही है, हमको बहुत ज्यादा याद करना पड़ रहा है, तो जब बहुत ज्यादा याद करना पड़े तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, तो उनको मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको याद रखना है ताकि चीजें आपको इजीली याद हो जाएं और आपके दिमाग में रिटेन रहें एक बार पढ़ने के बाद, और एग्जाम में आप इजीली उसको लिख के आ सको। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयलर को डिफाइन करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर्स। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिमिलर पॉइंट्स आगे भी आपके क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। इसलिए शुरुआत की जो 4-5 स्लाइड्स हैं उनमें जो कीवर्ड्स आएंगे वही कीवर्ड्स आगे फर्दर यूज होते रहेंगे। टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम आ जाएंगे, है ना, डिफरेंस बिटवीन दिस वन, यहां पे डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर, इसको समझ लेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा कि ये जो हम फायर ट्यूब बॉयलर्स की बात कर रहे हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर्स की बात कर रहे हैं, ये मैं समझाऊंगा एक एक चीज। अभी जो पिछली स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको मैं ये बता देना चाहता हूं पहले कि अगर आप इस तरह से माइंड में रखोगे, जो फ्लो में आपको बता रहा हूं उस फ्लो में आप पढ़ोगे, उस तरीके से आप पढ़ोगे, तो चीजें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। तो एक्चुअली जब हम बॉयलर को क्लासिफाई करेंगे तो वहां पर 2 कैटेगरी होंगी बॉयलर की, एक फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बॉयलर्स जो है अलग अलग, बॉयलर के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर आपसे पूछ लिया, तो या तो वो फायर ट्यूब के अंदर आएगा या वाटर ट्यूब के अंदर आएगा। तो जो भी बॉयलर्स होंगे या तो इस कैटेगरी में आएगा फायर ट्यूब बॉयलर में, या वो बॉयलर जो है वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। अगर जब हम ये डिफरेंस पढ़ चुके होंगे तो अगर आप समझिएगा कि जैसे कैक्रॉन कॉकरेन बॉयलर है तो फायर ट्यूब बॉयलर होता है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम फायर ट्यूब बॉयलर पढ़ेंगे, कोई सा भी हो चाहे वो, उसमें ये जो 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये 12 के 12 पॉइंट्स वैलिड होंगे बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से अगर वो वाटर ट्यूब बॉयलर हुआ तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वहां पर वैलिड होंगे। तो आप जब ये डिफरेंस पढ़ लेंगे और फिर कोई भी बॉयलर आएगा तो कम से कम इतना कंटेंट तो आपका रेडी हो जाएगा। इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, अभी मैं समझाऊंगा। एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर देखो ये है कॉकरेन बॉयलर, है ना। तो ये जो बॉयलर है ये फायर ट्यूब बॉयलर है। कौन सा बॉयलर है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है। जब आपको ये पता लग गया कि यार ये फायर ट्यूब बॉयलर है तो डायग्राम आप बना लेंगे, और ये फायर ट्यूब बॉयलर से तो ये जो 12 पॉइंट्स हैं बाय डिफॉल्ट इन जनरल ये 12 के 12 पॉइंट्स आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो 12 पॉइंट्स तो आपके तैयार हो गए पहले से ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। देखो आरजीपीबी में आया हुआ है ये दिसंबर में। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो लोकोमोटिव बॉयलर है, ये भी कैसा है बेटा, ये भी फायर ट्यूब बॉयलर है। तो वो जो 12 पॉइंट्स हैं वो यहां पर भी वैलिड रहेंगे इस बॉयलर के लिए भी। और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे
बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ये भी आरजीपीबी एग्जाम में आया हुआ है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। कौन सा बॉयलर है? वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर होगा यहाँ पे, है ना, इस टेबल को जो मैं समझाऊंगा, तो ये जो वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर क्या हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी है तो आपको ऐसा लग सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको फ्लो किस तरह से रखना है, दिमाग में क्या चीजें आपको अपने डाल के रखनी है। ठीक है, बस डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए समझते हैं कि बॉयलर होता क्या है। व्हाट इज दी बॉयलर? बॉयलर इज ऑल्सो नोन एज स्टीम जनरेटर। अच्छा, स्टीम जनरेटर करता है, उसको हम बॉयलर कहते हैं। क्या ये सफिशिएंट है? अरे जो आपका प्रेशर कुकर होता है, घर में पानी रखोगे प्रेशर कुकर में, हीट सप्लाई करोगे तो वो भी स्टीम को बना देगा, वो भी क्या कर देगा? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। एक कोई खुला बर्तन आप रखोगे चूल्हे के ऊपर, हीट सप्लाई करोगे तो वो क्या कर देगा? पानी को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या ये बॉयलर है? नहीं। देखो अब आगे देखते हैं। तो बॉयलर इज इंजीनियरिंग डिवाइस विच जनरेट्स स्टीम एट डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो डिजायर्ड टेम्परेचर और डिजायर्ड प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करेगा, उस वो जो इंजीनियरिंग डिवाइस होगी, दैट इज नोन एज दी बॉयलर। इट इज अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल होता है, आप यहां देख सकते हैं, ये है, ये क्लोज्ड वेसल है, ये क्लोज्ड वेसल है, तो ये आपका क्या है? बॉयलर है। जनरली मेड ऑफ स्टील, स्टील का बनाया जाता है। इन विच द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। और इस डिवाइस के अंदर, इस क्लोज्ड वेसल के अंदर क्या करते हैं? पानी को भरते हैं और हीट सप्लाई करते हैं। तो पानी को इसके अंदर भरोगे और हीट सप्लाई करोगे तो पानी क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा, यानी कि उसकी वेपर बन जाएगी, यानी उसकी स्टीम बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। व्हाट इज बॉयलर? कि बॉयलर एक इंजीनियरिंग डिवाइस है जो स्टीम को जनरेट करता है एट डिजायर्ड टेम्परेचर, डिजायर्ड प्रेशर। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे क्या करेगा? स्टीम को जनरेट करेगा। उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे बेटा बॉयलर। हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन। जब हम पानी को वेपोराइज करते हैं, पानी को जब हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उसको वेपोराइज करते हैं, तो हीट चाहिए होती है भाई। ऐसा थोड़ी ना कि पानी आपने प्रेशर कुकर में भर दिया और उसको हीट सप्लाई नहीं करोगे तो क्या वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप बन जाएगी उसकी? नहीं बनेगी। तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी आपको। हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन मे बी प्रोवाइडेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इन फर्नेस। हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर एक फर्नेस होती है, इस बॉयलर के अंदर क्या होती है? एक फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है, जिसमें हम फ्यूल को बर्न कराते हैं और वहां से जो हीट मिलती है, और उस हीट को हम सप्लाई करते हैं किसको? वाटर को, और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कई तरह के यहाँ पर फ्यूल यूज हो सकते हैं, जैसे फर्नेस के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फर्नेस के अंदर कोई फ्यूल जलाओगे तो भी हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। सोलर रेडिएशन का भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि ये जो बॉयलर है, ये हॉरिजॉन्टल शेल भी हो सकती है इसकी, और ये वर्टिकल भी हो सकती है। तो हम इसको क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन जब करेंगे। और ये इतना सिंपल नहीं होता है ना। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आपने क्या भर दिया? प्रेशर कुकर में आपने पानी भर दिया और हीट सप्लाई कर दी, वो स्टीम बन गई, है ना। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब आप सोच करके देखिए, कई बार आपने घटना सुनी होगी कि प्रेशर कुकर फट गया है। तो प्रेशर कुकर फट गया है मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है, जिस मेटेरियल का बना था उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए फट गया। प्रेशर कुकर के फटने से कितनी घटनाएं हो जाती हैं। तो आप सोचिएगा, यहां पर, वहां तो प्रेशर बहुत कम होता है, यहां पे तो टेम्परेचर इसके अंदर जो है, इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर ये फट जाए गलती से तो कितना, मतलब कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, जो बॉयलर के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, और बहुत दूर तक जो है, बहुत दूर तक लोगों को डैमेज कर देते हैं। आसपास में जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर, है ना, अनफॉर्चुनेटली और ये बॉयलर फट जाए प्लांट में रनिंग के टाइम पे, तो ये समझ लीजिए कि आसपास के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, मतलब कोई भी बचना, मतलब ये समझ लीजिए कि वो मतलब राख बन जाती है। इतना हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आपको यही नहीं समझ में आएगा प्लांट में जब जाओगे। एक्चुअली हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अब पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, एनटीपीसी एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, और भी कई पावर प्लांट में काम कर रहे हैं। तो वो बताते हैं, वीडियो भी शेयर करते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ये नहीं समझ में आता है कि कौन से पाइप में स्टीम चल रही है, किसमें वाटर चल रहा है, किसका, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, पूरा जाल बिछा रहता है पाइप्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बॉयलर है, बॉयलर में बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करानी पड़ती है। बॉयलर को जब हम सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर। गुड बॉयलर की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा होना चाहिए हमारा बॉयलर? ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये पूछा गया शायद आरजीपीबी नवंबर 2019 और जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन जनरल बॉयलर इज सपोर्ट
सपोज टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम। भाई बॉयलर का काम है स्टीम को जनरेट करना, भाप बनाना, ठीक है। और जो स्टीम बनती है उससे हम टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन से क्या बनती है, हमको इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर लगा देते हैं टरबाइन से तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो अल्टीमेटली पावर प्लांट का एक कंपोनेंट है क्या, बॉयलर। पूरे पावर प्लांट में क्या होता है, टरबाइन होता है, पंप होता है, कंडेंसर होता है और एक बॉयलर होता है। तो बॉयलर उसका एक क्या है, एक पार्ट है। तो बॉयलर क्या करता है, स्टीम को जनरेट करता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, और वो स्टीम टरबाइन में जाती है, टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन को रोटेट करवाती है, तो वहां से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन जनरल बॉयलर इज सपोज टू जनरेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम। तो बॉयलर जो है, हम क्या उम्मीद करेंगे बॉयलर से कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टीम को जनरेट करे एट डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे, जिस प्रेशर पे जो स्टीम है वो चाहिए, उस टेम्परेचर उस प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करे। अब कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर होना चाहिए वो तो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशंस कहां पे हैं, उस बॉयलर को हम कहां पे यूज कर रहे हैं, कि जो स्टीम है वो कितना टेम्परेचर की होनी चाहिए, कितने प्रेशर की होनी चाहिए, और क्विकली करे, स्टीम को जनरेट करे, क्विकली करे, फास्ट करे और एफिशिएंटली करे। एफिशिएंटली का मतलब है कि हम जितना फ्यूल बर्न कर रहे हैं, है ना, एफिशिएंसी का मतलब कितना है कि हमने जो इनपुट दिया उसमें से ज्यादा आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो यहां पर जो हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके और ज्यादा से ज्यादा वाटर को जो है स्टीम में कन्वर्ट करें, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट शुड जनरेट स्टीम एट मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन। कम से कम फ्यूल कंजम्पशन पे ज्यादा से ज्यादा स्टीम को वो जनरेट करे और मिनिमम कॉस्ट आए उसकी। हर कोई ये चाहता है कि मिनिमम, कोई भी काम हो मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट स्टीम एंड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, कि हमारा जो बॉयलर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर स्टीम और वाटर की कैपेसिटी ज्यादा हो। बॉयलर शुड हैव स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड द एक्सेसिव थर्मल स्ट्रेसेस। मैंने जो बताया था अभी की जो बॉयलर है, इस बॉयलर का जो इसके जो डिजाइन है, इसका जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर फटने से घटना हो सकती है। तो सोचो कि बॉयलर के फटने से कितनी बड़ी घटना हो सकती है। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, एक बॉयलर शुड हैव sufficient strength to withstand the excessive thermal stresses, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेसेस होंगी और वो उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। बॉयलर शुड ऑक्यूपाई द लेस फ्लोर एरिया एंड स्पेस, कि जो बॉयलर है वो कम से कम स्पेस को ऑक्यूपाई करे। बॉयलर शुड हैव कैपेबिलिटी टू गेट स्टार्टेड क्विकली, जो बॉयलर है वो इजीली, मतलब जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्विकली स्टार्ट हो जाए। एक्चुअली अभी हमारा एक स्टूडेंट लकी यादव, वो आया हुआ था अभी दिवाली पे, तो उसने मुझे बताया कि पावर प्लांट को कंप्लीटली पूरे तरीके से स्टार्ट होने में 2-3 दिन तक लग जाते हैं, कई घंटे लगते हैं पावर प्लांट को स्टार्ट करने में। तो बॉयलर कैसा होना चाहिए, क्विकली स्टार्ट हो जाए। इट्स कंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल एंड हैव गुड वर्कमैनशिप। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होना चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं वो इजीली उसमें काम कर सकें, फॉर इज इंस्पेक्शन, और उसका रिपेयर जो है इजीली हो सके। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पता लगा बना दिया कि उसको ना रिपेयर कर पा रहे हैं ठीक से, ना उसको मेंटेन कर पा रहे हैं ठीक से। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम फ्रिक्शनल पावर लॉस, उसके अंदर जो फ्रिक्शनल पावर लॉसेस है वो कम से कम होनी चाहिए। तो सो दैट्स व्हाई मिनिमाइज द प्रेशर लॉसेस, उसके अंदर प्रेशर लॉस भी क्या हो, कम से कम हो। ट्यूब शुड बी सो डिजाइन, मतलब ट्यूब को इस तरह से डिजाइन करना है टू हैव द मिनिमम सूट डिपोजिशन, उसके एक्चुअली ट्यूब के अंदर जो है सूट का जो डिपोजिशन है वो कम से कम रहे। एंड गुड स्ट्रेंथ अगेंस्ट वियर, मतलब वियर ना हो बहुत जल्दी, वियर के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बॉयलर शुड हैव मड ड्रम टू रिसीव ऑल इंप्योरिटीज, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी वो एक होता है, वहां पे मड ड्रम होता है, मड का ड्रम होता है जिसमें वो सब इकट्ठा हो जाता है। वो जब हम डायग्राम में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ बॉयलर, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो देखिए, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आईसी इंजन को अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं तो उसको कई तरीके से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने हैं, उसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज होता है, उसके अंदर सिलेंडर कितने हैं, उसके अंदर कौन साइकिल पे वो काम करता है। जैसे आपके क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपके अंदर क्लास के अंदर मान लीजिए 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। अब आपको क्लासिफाई करना है तो कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई आप कौन से बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं कि यूपी बोर्ड से हैं कि और किसी अदर बोर्ड से हैं, है ना, आप एमपी बोर्ड से हैं, कौन से बोर्ड से हैं आप, उसके हिसाब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक तरीका है क्लासिफाई करने का।
अब इन्हीं 60 स्टूडेंट्स को हम और भी अलग तरीका है कि आपके जो है परसेंटेज के हिसाब से, आपकी 12th की परसेंटेज कितनी है उसके हिसाब से कर सकते हैं, आपके जो इंटरनल एग्जाम हुआ है, आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज आ रहा है, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। इसी तरह से पहला जो तरीका है इसको क्लासीफाई करने का वो है कि ट्यूब कंटेंट, कि ट्यूब के अंदर कौन क्या कंटेंट क्या है। आप समझना यहां पे जरा, यहां पर देखो, जैसे ये फायर ट्यूब बॉयलर है और ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इसमें तो यहाँ पे जो ट्यूब्स बनी हुई हैं, है ना, जैसे ये ट्यूब्स बनी हुई हैं, इन ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस है, इन ट्यूब्स के अंदर क्या है, फर्नेस है। देखो यहाँ पे, यहाँ फर्नेस है, यहाँ पर कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन होगा, यहां से जो फ्लू गैसेस होंगी, फ्लू गैसेस कहां जाएंगी, ट्यूब के अंदर जाएंगी। और यहां पर आप देख सकते हैं ये वाटर है, ब्लू ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ये वाटर है, लिखा हुआ अभी यहाँ पे वाटर। तो ट्यूब के अंदर अगर फायर है, ट्यूब के अंदर अगर फ्लू गैसेस हैं और उसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर है, तो उसको बोला जाता है फायर ट्यूब बॉयलर। क्या बोलेंगे इसको, फायर ट्यूब बॉयलर। फायर मतलब यहाँ पे जो फायर हुई है, फर्नेस, जो फर्नेस के अंदर जो फ्लू गैस निकली है वो ट्यूब के अंदर है। फायर ट्यूब मतलब ट्यूब के अंदर फायर है, ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस हैं और उसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। तो यहां पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा है, हॉट गैसेस हैं, यहां से क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वाटर क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो स्टीम है ये स्टीम बाहर ड्रम में इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम फर्दर जो है इंजन को यानी कि टरबाइन को सप्लाई कर देंगे। और जो गैसेस हैं ये गैसेस चिमनी के माध्यम से बाहर सराउंडिंग में चली जाएंगी। अब देखो दूसरा है आपका वाटर ट्यूब, ये क्या था, फायर ट्यूब बॉयलर, यानी कि ट्यूब के अंदर फायर है, ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस है। यहां पर वाटर ट्यूब बॉयलर है, मतलब ट्यूब के अंदर वाटर है। तो यहां पर आप देखेंगे जो ब्लू कलर का ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर वाटर है और ये जो क्या है, ये फ्लू गैसेस हैं। तो इस बार जो है ट्यूब के अंदर वाटर है और वाटर के बाहर क्या है, वाटर के बाहर क्या है सराउंडिंग में, वो फ्लू गैसेस हैं। तो काम वही होगा यहां पर भी कि ये भी क्या करेंगे, जो बाहर गैसेस हैं ये हीट को ट्रांसफर करेंगी पानी को, जो कि ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है, और वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम जो इकट्ठा हो जाएगी ड्रम में जाकर के, और जो फ्लू गैसेस हैं ये बाहर निकल जाएंगी, है ना। तो जो यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो येलो कलर का जो पोर्शन है यहाँ पर दिख रहा है, येलो कलर में जो है हॉट फ्लू गैसेस हैं, येलो कलर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें फ्लू गैसेस फ्लो हो रही हैं, और जो ब्लू कलर वाली जो है इसमें वाटर है, आप समझ सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो यही था हमारा कि ट्यूब कंटेंट, कि ट्यूब के अंदर कंटेंट क्या है, व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड द ट्यूब। अगर ट्यूब के अंदर क्या है, अगर ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, ट्यूब के अंदर अगर हॉट फ्लू गैसेस हैं, हॉट फ्लू गैसेस पास थ्रू द ट्यूब्स, अगर ट्यूब्स के अंदर से हॉट गैसेस पास हो रही हैं तो उसको बोला जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। और इसके एग्जांपल होंगे कॉकरेन बॉयलर, लैंकेशायर, कॉर्निश एंड लोकोमोटिव बॉयलर्स। दूसरा है वाटर ट्यूब बॉयलर्स, अगर ट्यूब के अंदर वाटर है तो उसको बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके वाटर ट्यूब के बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर्स। याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कॉकरेन है, लैंकेशायर है, कॉर्निश है और लोकोमोटिव है, ये तो याद कर लीजिए, कॉकरेन और लोकोमोटिव, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स। और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या आ जाएगा, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको ध्यान दिलाता रहूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, दिस इज फायर ट्यूब एंड दिस इज वाटर ट्यूब बॉयलर्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो मेथड है क्लासिफाई करने का वो है मेथड ऑफ फायरिंग, मतलब फायरिंग जो फर्नेस के अंदर जो फायरिंग कर रहे हैं, फ्यूल को जो हम जला रहे हैं उसका मेथड क्या है। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फायरिंग बॉयलर्स आर क्लासिफाइड इंटरनली फायर्ड बॉयलर एंड एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली नाम से पता लग रहा है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर का मतलब है कि जो फर्नेस है जहां पर कंबशन होगा, अगर वो फर्नेस, वो स्पेस जहां पर आग लगेगी, जहां बर्निंग होगी, फ्यूल की बर्निंग होगी, अगर वो कहां पे है, वो बॉयलर सेल के अंदर है, अगर वो बॉयलर सेल के अंदर है तो उसको हम कहते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इन दीज बॉयलर्स द फर्नेस रीजन, है ना, जो फर्नेस वाला रीजन है जहां फर्नेस के अंदर आग लगेगी, तो इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉयलर सेल, अगर बॉयलर सेल के अंदर है तो उस, और वो एंड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर, और उसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर है, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स। लोकोमोटिव, लैंकेशायर, ये इसके एग्जांपल हैं। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का मतलब है कि जो फर्नेस है जहां पर कंबशन होगा वो आउटसाइड द शेल है, बॉयलर की शेल से बाहर है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नली फायर्ड। बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर आर एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा प्रेशर ऑफ स्टीम, कि जो आपका जो बॉयलर है वो कितने प्रेशर पे स्टीम जनरेट कर सकता है। लो प्रेशर बॉयलर,
हाई प्रेशर बॉयलर। लो प्रेशर बॉयलर वो बॉयलर्स होते हैं विच प्रोड्यूस स्टीम एट अ प्रेशर लोअर देन 80 बार। अगर आप याद रख सकते हैं याद कर लीजिएगा, 80 बार इज कॉल्ड अ लो प्रेशर बॉयलर। एग्जांपल है इसके कॉकरेन और कॉर्निश लैंकेशायर लोकोमोटिव बॉयलर्स। हाई प्रेशर बॉयलर्स वो बॉयलर्स होते हैं जो स्टीम को जनरेट करते हैं एट हायर प्रेशर, जो कि 80 बार से ज्यादा प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करते हैं। लामोंट, वेलॉक्स और बेंसॉन बॉयलर्स जो हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर के एग्जांपल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरन बॉयलर को एक्सप्लेन कीजिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो आपको ध्यान रहना चाहिए जो कॉकरन बॉयलर है ये लो प्रेशर बॉयलर है, ये इंटरनली फायर्ड है, ये फायर ट्यूब बॉयलर्स है ना। तो देखो डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताओ कॉकरन बॉयलर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसा होगा। तो इतना तो याद हो गया आपको कि जो कॉकरन बॉयलर है बेटा ये लो प्रेशर है, इससे लो प्रेशर पर काम करता है। दूसरा ये इंटरनली फायर्ड है, पिछला क्लासिफिकेशन देखा, उसके पहले हमने देखा कि ये फायर ट्यूब बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर बता दिया, लो प्रेशर बता दिया। नाउ मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जो वाटर का सर्कुलेशन है वो सर्कुलेट होने का मेथड क्या है। तो दो तरह के होंगे, नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन की बात करें तो इन दीज टाइप ऑफ बॉयलर सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय नेचुरल कन्वेक्शन, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। एक्चुअली इसमें नेचुरल कन्वेक्शन होगा, इसमें हम किसी तरह का एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये एयर है, ठीक है, ये एयर है और यहां पर अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर के ऊपर चले जाएंगे क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस आ जाएगा। कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, इस यस और नो, कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और जो ठंडे पार्टिकल्स वो नीचे आएंगे, फिर गर्म हो जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। जैसे इसका वाटर का एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। जैसे आपने बकेट में पानी भरा और जो आपने ध्यान अगर कभी ऑब्जर्व भी करा हो, जैसे पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है, पानी गर्म करने वाली रॉड जब आप बकेट में रखोगे तो आप देखते होंगे कि नीचे से पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। जहां पर रॉड होती है, जहां पर रॉड का फिलामेंट होता है, रॉड का जो एलिमेंट होता है वो ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस करता है, यस और नो। तो जो क्या जो वाटर के उसके कांटेक्ट में जो वाटर होगा उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो हल्के हो जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे क्या होंगे, जो ठंडे पार्टिकल्स होंगे, फिर हीट आएगी, फिर गर्म होंगे, तो पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ आता रहता है और इस तरह से फ्लो बना रहता है। आपने बकेट में जब पानी गर्म करने वाली जो रॉड है उसको अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता रहता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमने ये ऑब्जर्व किया है। तो उसी तरह से वहां पर क्या कर रहे हैं हम, कोई ऐसा कुछ अलग से एक्सटर्नल सोर्स तो लगाया नहीं, वाटर का सर्कुलेशन तो हो रहा है, वाटर का सर्कुलेशन तो हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का मतलब है दीज टाइप ऑफ बॉयलर्स द सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द मैकेनिकल मीन्स। मतलब इसमें क्या करेंगे, कुछ पंप लगा देंगे, कुछ फैंस लगा देंगे, पंप के माध्यम से हम वाटर को सर्कुलेट कराएंगे। जैसे लामोंट एंड वेलॉक्स बॉयलर्स जो होते हैं वो इसके एग्जांपल हैं। लोकोमोटिव, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स जो है वो नेचुरल सर्कुलेशन के एग्जांपल हैं। आइएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नेचुरल ड्रॉट। ड्रॉट के बेसिस पे नेचुरल ड्रॉट बॉयलर्स और फोर्स्ड ड्रॉट बॉयलर्स। In this the drought is produced by the natural circulation of air। जो एक्चुअली अभी तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वाटर की, तो वाटर का सर्कुलेशन भी होना चाहिए। तो वाटर का जो सर्कुलेशन अगर वो बाय नेचर मतलब उसको हम मतलब उसको डेंसिटी डिफरेंस के बेस अगर हो रहा है, तो यहाँ पर गैसेस की बात हो रही है, यहाँ पर हम गैसेस को फ्लो करा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं भाई। आपके बॉयलर के अंदर क्या है भाई, फर्नेस है, फर्नेस में आग लग रही है तो फ्लू गैसेस भी है और वह पानी भी है। पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो पानी को भी सर्कुलेट कराना है यहाँ पर, और हीट को जो फ्लू गैसेस हैं उनको भी तो बाहर निकालना है चिमनी के माध्यम से। तो यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल ड्रॉट बॉयलर्स की। इन दिस द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर और गैस। इसमें कोई फैन, इसके अंदर कोई पंप नहीं लगाया जाता है। जबकि फोर्स ड्रॉट में होता है कि जो उसके अंदर फ्लू गैसेस हैं उनको बाहर निकालना, उनको एक्सपेल करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कुछ फैंस वगैरह यूज करते हैं। द ड्रॉट here the drought produced by the mechanical means such as फैंस लगा देते हैं और उस फैन से क्या करते हैं, उस फैन से हम क्या करते हैं, और जो बर्न गैस जो फ्लू गैसेस हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको फोर्सफुली बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है पोजीशन ऑफ द शेल, कि शेल की पोजीशन कैसी है बॉयलर के। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन। आपको मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाने का प्रयास किया था, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ये देखिए ये जो बॉयलर है इसकी जो शेल है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल है तो वर्टिकल भी हो सकते हैं और ये इंक्लाइन भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, इंक्लाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। नंबर ऑफ ट्यूब्स,
नंबर ऑफ ट्यूब्स में सिंगल ट्यूब बॉयलर्स और मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। सिंगल में क्या होगा, अ सिंगल ट्यूब बॉयलर हैज ओनली सिंगल फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। अगर वो फायर ट्यूब बॉयलर है तो उसके अंदर सिंगल फायर ट्यूब होगी, अगर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो उसके अंदर सिंगल वाटर ट्यूब होगी, राइट। और जो मल्टी ट्यूब बॉयलर्स हैं उसमें दो या दो से ज्यादा फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब हो सकती है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। एक लास्ट क्लासिफिकेशन और है, नेचर ऑफ सर्विस, यानी कि फर्स्ट बनाएगा पोर्टेबल, यानी कि कुछ बॉयलर्स जो हैं उनको हम पोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उनको बोला जाएगा पोर्टेबल बॉयलर्स। दूसरा होता है स्टेशनरी बॉयलर्स। स्टेशनरी बॉयलर्स का मतलब है ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और इनको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा नहीं सकते, इनको हम पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्टेशनरी बॉयलर्स होते हैं जनरली पावर प्लांट में यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि छोटे कामों के लिए हम पोर्टेबल बॉयलर्स का यूज करते हैं, जैसे लोकोमोटिव बॉयलर्स जो है वो पोर्टेबल बॉयलर्स के अंदर आता है। नाउ द सिलेक्शन ऑफ बॉयलर्स, ये वैसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम कौन से जो बॉयलर है, अब हमने बहुत सारे बॉयलर्स पढ़ लिए हैं ना, यस और नो, तो ये जो बॉयलर है कौन सा बॉयलर हम सेलेक्ट करते हैं ये किस बात पर डिपेंड करता है, स्टीम प्रेशर रिक्वायरमेंट, कि हमारा एप्लीकेशंस कहाँ पे है, कि जो हम स्टीम बना रहे हैं बॉयलर से, उस जो हम स्टीम को यूज करेंगे उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रेशर की स्टीम चाहिए तो हाई प्रेशर बॉयलर यूज करेंगे, कम प्रेशर की स्टीम चाहिए तो हम लो प्रेशर बॉयलर यूज कर सकते हैं। स्टीम टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। स्टीम जनरेशन रेट है ना, मान लीजिए कोई छोटा केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल इंडस्ट्री में अगर स्टीम जनरेशन रेट कम भी होगा तो काम चलेगा, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जहां पर पावर प्लांट होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे होते हैं, वहां पर हमको ज्यादा रेट वाले ऐसे हमको बॉयलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसका स्टीम रेट ज्यादा हो। इनिशियल कॉस्ट और कंस्ट्रेंट पे भी डिपेंड करता है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पता लगा कि ऐसे बॉयलर भी हैं कि जिनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड वाटर, कि जहां पर हम उस प्लांट को लगा रहे हैं वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, फ्यूल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से भी हम सेलेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अब ऐसा भी लोग हैं जब वहां जिनके पास लेबर नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कैसे कर पाएंगे, तो ऐसा हम जहां पर लेबर की कमी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऐसे बॉयलर को सेलेक्ट करेंगे कि जहां पर जिसका मेंटेनेंस कम हो, ऐसा बॉयलर जिसका इंस्पेक्शन कम हो, जिसका मेंटेनेंस कम हो। सो दीज आर दी सम पैरामीटर्स जिनको हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ बॉयलर। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछ लेते हैं। आरजीपीवी नवंबर 2018 दिसंबर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयलर्स स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स। अभी हमने पढ़ा था लास्ट में, है ना, जिन बॉयलर्स को हम पोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पोर्टेबल हैं, और जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं वो स्टेशनरी बॉयलर्स कहलाते हैं। ये केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल प्रोसेस में यूज कर लिए जाते हैं। जो पावर प्लांट होते हैं हमारे, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहां पर हम स्टेशनरी बॉयलर्स का यूज करते हैं। फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन, ये मैंने अभी बताया आपको। एक्सटर्नली इंटरनली फायर्ड, ये बता दिया। सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आप जब जाएंगे यहाँ पर ये एक एक डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस आपसे पूछेगा तो आप अब यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछ, अगर आपको ये अब जो मैंने आपको बताया वहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स, है ना। फायर ट्यूब बॉयलर्स आर हाई प्रेशर बॉयलर्स, नो, क्योंकि जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं। अभी डिफरेंस फिर दोबारा से आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर्स। हालांकि ये जो चीज है ये मैं आपको क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं कि ट्यूब कंटेंट के अंदर क्या है। अगर ट्यूब कंटेंट, अगर ट्यूब के अंदर फायर है तो फायर ट्यूब बॉयलर, अगर ट्यूब के अंदर वाटर है तो वाटर ट्यूब बॉयलर। तो सर आप दोबारा क्यों बता रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन अलग से कई बार पूछा जा चुका है, और ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो एक्चुअली मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया कि भाई इंटरनली फायर, मतलब कई क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। अब कोई भी बॉयलर, अगर कोई भी एग्जांपल ले लो किसी बॉयलर का, आप XYZ कोई भी बॉयलर ले लो, तो वो क्या होगा, कैटेगरी में बढ़ जाएगा। तो सभी बॉयलर, जितने भी बॉयलर्स हैं, कुछ इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, कुछ इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो जो बॉयलर्स इस कैटेगरी के अंदर आएंगे ये पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको देखो, ये है आपका फायर ट्यूब बॉयलर्स, ये है वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो येलो कलर का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्नेस है, इसके अंदर जो है फायर है, मतलब इसके अंदर हॉट फ्लू गैसेस हैं,
और जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये है वाटर। तो ये क्या करेगा, जो हॉट फ्लू गैसेस है इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये हीट को सप्लाई करेंगे वाटर को, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये स्टीम जो है हम इकट्ठा कर लेंगे। और जो फ्लू गैसेस हैं ये चिमनी के माध्यम से कहां चली जाएंगी, सराउंडिंग में चली जाएंगी। इसका उल्टा कर देंगे तो ट्यूब के अंदर इस बार क्या है, इस बार ट्यूब के अंदर वाटर है तो वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। तो यहां पर आप देखो ये फ्लू गैसेस हैं, मतलब ट्यूब के अंदर, ध्यान देना कि ये आप ऐसे समझो कि ये है कोई बॉयलर, इसके अंदर ये ट्यूब्स हैं, इसके अंदर ये कुछ ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स के अंदर वाटर है, इन ट्यूब्स के अंदर वाटर है और इसके सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में क्या है बेटा, इसके सराउंडिंग में है फ्लू गैसेस। तो इस यहां से क्या होगा, जो हीट होगी फ्लू गैसेस की वो वाटर में जाएगी और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा, किसका प्रेशर कम होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। स्टीम रेट की बात करेंगे तो यहां पर स्टीम रेट ज्यादा होगा, इसका स्टीम रेट कम होगा, क्योंकि यहां ट्यूब के बाहर सराउंडिंग में वाटर है काफी ज्यादा। यहां पर ट्यूब के अंदर वाटर है, बाहर सराउंडिंग में है फायर, हॉट फ्लू गैसेस। इसका स्टीम रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए वन बाय वन डिफरेंस देख लेते हैं। तो इधर लिखा है फायर ट्यूब बॉयलर, इधर लिखा है वाटर ट्यूब बॉयलर। हॉट फ्लू गैसेस आर पास्ड थ्रू वन और मोर ट्यूब्स। ट्यूब के अंदर से जो हॉट फ्लू गैसेस पास होती हैं और यहां पर वाटर पास होता है ट्यूब के अंदर से, ठीक है। हॉट गैसेस उसके सराउंडिंग में होती है। इनिशियली इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट स्टीम जनरेशन। इसमें क्या होता है कि जब बॉयलर स्टार्ट हो जाता है, बॉयलर स्टार्ट होने के कुछ समय के बाद स्टीम जनरेशन स्टार्ट होता है। यहां पे इट टेक्स लेस टाइम, ये बहुत कम समय लेता है, स्टीम जनरेट करना स्टार्ट कर देता है आफ्टर फायरिंग इन द बॉयलर। रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज लो, इसका जो स्टीम जनरेट करने का रेट है वो कम है, जबकि इसका ये फास्ट स्टीम को जनरेट करता है। दिस बॉयलर जनरेटर लो प्रेशर, ये लो प्रेशर बॉयलर से ध्यान रखना, ये आपका जो फायर ट्यूब बॉयलर है ये लो प्रेशर बॉयलर है और ये स्टीम को जनरेट करता है अप टू 20 बार तक। दिस बॉयलर जनरेट्स हाई प्रेशर स्टीम अप टू 200 बार, 200 बार तक, 200 बार तक स्टीम को जनरेट कर सकता है। ये हाई प्रेशर बॉयलर है। सुटेबल फॉर हीटिंग इन केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वहां पर हीटिंग पर्पस के लिए हम इन बॉयलर्स का यूज करते हैं। जबकि ये हाई कैपेसिटी पावर जनरेशन, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पर हम वाटर बॉयलर्स का यूज करते हैं। इट हैज लेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, जो बॉयलर अगर फट जाता है तो इसके कंपैरिजन में रिस्क कम होता है, जबकि इसका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा होता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी कम होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, हाई होती है। ये लेस एफिशिएंट होता है, ये हाई एफिशिएंट बॉयलर होता है। इट टेक्स मोर फ्लोर एरिया, इसको एरिया ज्यादा चाहिए, इसको कम एरिया चाहिए होता है, ठीक है। फॉर सेम पावर आउटपुट, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग, मतलब भाई आप अगर फ्लोर एरिया की बात करें तो बाकी के पैरामीटर भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप ये कम कैपेसिटी का लगा देंगे, ज्यादा कैपेसिटी का लगाएंगे, वो नहीं। सेम कैपेसिटी से अगर आप बात करेंगे तो ये कम एरिया को कवर करेगा। इट रिक्वायर्स लेस स्किल ऑपरेटर, ज्यादा स्किल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, जबकि इसमें स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायर होती है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इजी मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है, जबकि इसका मेंटेनेंस जो है वो फ्रीक्वेंट होता है और इससे ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसमें डिमांड के हिसाब से, लोड के हिसाब से जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जबकि लोड को जो लोड फ्लक्चुएशन आता है उसको इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, या तो ये पूछेगा फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, या फिर वो क्या पूछेगा, आपको बॉयलर का नाम दे देगा, बॉयलर का नाम दे देगा, पूछेगा कि इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताओ। लेट्स स्टार्ट विद कॉकरेन बॉयलर। तो ये क्या है, इस कॉकरेन बॉयलर का आपको कंस्ट्रक्शन बताना है और इसकी वर्किंग बतानी है। ये नाम से एग्जाम में आया हुआ है, आरजीपीबी दिसंबर 2000 आई थिंक किसी ईयर में पूछा गया था, दिसंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम की क्या कर लेनी है, एक सिंपल सा डायग्राम 2-3 बार बना करके देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इसके पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिख के आओगे इसके। अब देखो जो कॉकरेन बॉयलर है, इसको ये किस कैटेगरी का है, ध्यान देना। कॉकरेन बॉयलर इज अ वर्टिकल, पहली बात तो ये वर्टिकल है, यानी कि जो इसकी शेल होगी वो कैसी है, देखो ये वर्टिकल शेल है, बॉयलर की जो शेल है वो कैसी है, वर्टिकल है। मल्टी ट्यूबुलर, यानी कि मल्टी ट्यूब है, बताया था ना क्लासिफिकेशन में कि भाई हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, तो कैसा है ये वर्टिकल है। दूसरा, नंबर ऑफ ट्यूब के हिसाब से भी कि सिंगल ट्यूब है कि मल्टी ट्यूब है, तो ये मल्टी ट्यूब है, आप देख सकते हो एक ट्यूब, दूसरी ट्यूब, तीसरी, और तो इसका मतलब ये मल्टी ट्यूबुलर्स है।
तीसरा मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि फायर ट्यूब है कि वाटर ट्यूब है, फायर ट्यूब है। तो ये कैसा है, ये फायर ट्यूब बॉयलर्स है। तो ये जो फायर ट्यूब बॉयलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाएंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको याद हो गए तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो कॉकरॉन बॉयलर्स के। आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे तैयार हो गया। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी। नेक्स्ट मैंने बताया था कि पोर्टेबल भी हो सकते हैं, स्टेशनरी भी हो सकते हैं। तो ये कौन सा है, ये स्टेशनरी बॉयलर है, ठीक है। प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम एट लो टू मीडियम प्रेशर। मैंने ये बताया था कि हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, तो ये लो प्रेशर बॉयलर के अंदर आता है, ठीक है। इस बात का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है इट हैज सिलेंड्रिकल। अब देखो जरा मैं इसकी वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आपको समझना था, ध्यान से समझना। फायर ट्यूब बॉयलर है, इसका मतलब ट्यूब के अंदर फायर होगी, ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस होंगी और उन ट्यूब्स के सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा। तो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये वाटर है, ये वाटर है। और जरा ध्यान से देखो जरा यहां पे आप, ये जो इसकी शेल है ये कैसी है, दिस इज दी हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल का फायदा ये होगा कि इसके अंदर ज्यादा स्टीम, ज्यादा वाटर आ पाएगा। यहां पर अगर आप फर्नेस को भी देखेंगे, ये फर्नेस है, दिस इज दी फर्नेस, ध्यान दो ये फर्नेस है। और फर्नेस का नाम से पता लग रहा है आपको, फर्नेस के अंदर फ्यूल को बर्न कराना है। अरे भाई वाटर को स्टीम चाहिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, प्रेशर कुकर के अंदर पानी तो भर दिया, उसको हीट भी तो सप्लाई करोगे तभी तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहां पर फर्नेस के अंदर क्या होगा, फर्नेस के अंदर एक जगह होती है ग्रेट, क्या बोलते हैं उसको, GRAT, ग्रेट। इस ग्रेट में क्या रखते हैं, यहां पर हम फ्यूल रखते हैं, है ना, और एयर आएगी सराउंडिंग से। तो फ्यूल यहां पर हमने रखा, मान लो कोल रख दिया यहां पे, या लकड़ी रख दी, उसको हम एयर के साथ क्या करेंगे, जलाएंगे। अब एयर के साथ जलाएंगे तो क्या निकल बनेगा यहां से, फ्लू गैसेस। और ये जो फ्लू गैसेस होंगी, यहां से देखो जब हमने फ्यूल को बर्न किया तो यहां से जो फ्लू गैसेस हैं, ये फ्लू गैसेस आएंगे और ट्यूब के अंदर जाएंगी। ये फ्लू गैसेस आएंगी फर्नेस से और कहां पे जाएंगी, ट्यूब के अंदर जाएंगी। और ट्यूब के अंदर जब फ्लू गैसेस फ्लो हो रही होंगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर क्या है इसके सब सराउंडिंग में क्या है, ये सराउंडिंग में वाटर है, ये सराउंडिंग में क्या है इसके, ये वाटर है। तो हीट का ट्रांसफर होगा कि जो फ्लू गैसेस की हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी वाटर के अंदर, और वाटर जो है वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो जरा ध्यान से, ये जो वाटर है जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाटर जो है ऊपर की तरफ आएगा और ये वाटर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, कहां पे, डोम। ये यहां पर डोम है, यहां पर ये क्या है, दिस इज द डोम। तो वाटर, सॉरी वाटर नहीं, वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहां पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्नेस में क्या होगा, फ्यूल जलेगा, वहां से फ्लू गैसेस निकलेंगी, फ्लू गैसेस ट्यूब के अंदर जाएंगी, ट्यूब के अंदर यहां पर फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है, जो हीट है, वो ट्रांसफर हो जाएगी वाटर में, और वाटर जो है वो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा और वाटर क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम जो है वो इकट्ठा हो जाएगी कहां पे, डोम में इकट्ठा हो जाएगी। और उस वाटर को फिर हम क्या करेंगे, टरबाइन में सप्लाई करेंगे, है ना, वो टरबाइन में चली जाएगी। टरबाइन में, टरबाइन रोटेट करेगी स्टीम से, और रोटेट करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी को हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो फ्लू गैसेस आई थी यहां से, ये फ्लू गैसेस कहां चली जाएंगी, ये फ्लू गैसेस यहां से पास होती हुई, फ्लो होती हुई ये चले जाएंगी स्मोक बॉक्स में, है ना, यानी कि फ्लू बॉक्स जो है स्मोक बॉक्स है, और स्मोक बॉक्स के माध्यम से, चिमनी के माध्यम से चले जाएंगे कहां पे, सराउंडिंग में। तो अल्टीमेटली फ्लू गैसेस और वाटर का ही पूरा खेल है। फ्लू गैसेस कभी ट्यूब के अंदर होंगे तो कभी वाटर ट्यूब के अंदर होगा। चलिएगा, अब यहां पर कुछ और भी आप डिवाइसेस देख रहे होंगे, यहां पर कुछ और डिवाइस होती हैं जिनको हम बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग। क्या बोलते हैं, बॉयलर माउंटिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉयलर माउंटिंग पढ़ेंगे। एक बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप ले लीजिए। ये बॉयलर के ऊपर माउंट होती है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर गेज हो गया, है ना, सेफ्टी वॉल्व हो गया। एक्चुअली यहां पर जो वाटर का प्रेशर है, स्टीम का जो प्रेशर है, यहां पर एक प्रेशर गेज लगा देते हैं कि यहां पर जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसका प्रेशर कितना है। प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करने की जरूरत तो नहीं है। प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, खतरा है कि वो बॉयलर जो है फट भी सकता है, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग यहां पर लगा दिया, फायर और यहां पर ब्लो ऑफ कॉक्स लगा दिया। तो कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती हैं, तो उनको बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स। बॉयलर माउंटिंग्स वो डिवाइसेस होती हैं जो बॉयलर पे ऊपर माउंट करी जाती हैं और वो बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड कराना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयलर फटने का मतलब है बहुत बड़ी दुर्घटना, ठीक है ना, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है बॉयलर के फटने से, क्योंकि इसके अंदर जो स्टीम होती है उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए हम जो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं डिवाइसेस, उसको बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, देखो ये है फायर ट्यूब बॉयलर्स,
ये फायर ट्यूब बॉयलर्स है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आप यहां पर लिख पाओगे फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर। यहां पे होती है क्या है, ग्रेट होती है फर्नेस के अंदर, फर्नेस के अंदर होता है कंबस्टन। तो ग्रेट के ऊपर हमने फ्यूल रखा और इसके अंदर एयर आई, है ना, एयर आती रहेगी और ये फ्यूल बर्न होता रहेगा। और जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो उसमें से जो मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं एशपिट, वो यहां पर नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाने के बाद जो मटेरियल बचता है वो, है ना, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसको एशपिट बोलते हैं। फ्लू गैसेस आएंगी, वो ट्यूब के अंदर जाएंगी, उसके सराउंडिंग में वाटर है, वाटर को हीट सप्लाई होगी, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम टरबाइन को सप्लाई कर देंगे। फ्लू गैसेस जो है, फ्लू गैसेस क्या होंगी, इधर इकट्ठा हो जाएंगे, यहां से यहां पे आगे और चिमनी के माध्यम से चले जाएंगे। तो जो मैंने आपको भी बताया है, समझाया है, वो सब इजी लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, काकरोन, ध्यान देना, सॉरी, Cochrane boiler is a vertical multitubular fire tube stationary type boiler primarily used for producing steam at the low pressure to medium pressure। जो इन जनरल ये लो प्रेशर पे काम करता है। इट हैज सिलिंड्रिकल वर्टिकल शेल, यहां पर आप देख सकते हैं ये सिलिंड्रिकल वर्टिकल शेल है और ये हेमिस्फेरिकल क्राउन की है। इसका जो बना हुआ है ना, यहां पर आप देख सकते हैं ये हेमिस्फेरिकल बना हुआ है। इसका फायदा ये है कि ध्यान दो, हेमिस्फेरिकल ज्योमेट्री ऑफर द मैक्सिमम वॉल्यूम। ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप बनाने से क्या हो गया है कि ज्यादा मैक्सिमम ये ऑफर करता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इसके अंदर ज्यादा स्टीम, ज्यादा वाटर आ सकता है। दूसरा, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है। रेडिएंट हीट एब्जॉर्प्शन, हीट को ये मतलब हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इसके अंदर अच्छी खासी होती है, ठीक है, क्योंकि एरिया अगर बढ़ जाएगा उसका तो हीट एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक टर्म होती है मैन होल। मैन होल का मतलब है जब इसका इंस्पेक्शन करना होता है या इसको क्लीन करना होता है तो इसको ओपन करते हैं और मैन इसके अंदर जाता है ना, आदमी इसके अंदर जाता है, ऑपरेटर, वर्कर, वो इसको नीट एंड क्लीन करता है। These boilers are capable of generating steam up to a pressure of 20 bar। 20 बार तक ये प्रेशर को जनरेट कर सकता है। स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 20 kg पर आवर, एक घंटे में 20 kg स्टीम जनरेट कर सकता है। और कहां तक कर सकता है मैक्सिमम, 3000 kg पर आवर, एक घंटे में 3000 किलोग्राम तक स्टीम को जनरेट कर सकता है। बॉयलर्स हैव डायमेंशंस रेंजिंग फ्रॉम, अब ये जो बॉयलर है इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर से लेकर के 2 मीटर की रेंज में हो सकता है और इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर से 6 मीटर तक हो सकती है। ध्यान देना, इसका जो डायमीटर है, इसका जो शेल का डायमीटर है वो 1 मीटर से 2 मीटर तक हो सकता है और इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर से 6 मीटर तक की हाइट हो सकती है। अगर हम बात करें कि जो कॉकरेन बॉयलर है इसकी एफिशिएंसी 70% से 75% के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, वर्किंग की अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही चीज लिखी गई है, कुछ भी अलग नहीं है। वर्किंग ऑफ कॉकरेन बॉयलर, सबसे पहले क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। फर्नेस के अंदर आप कोल को या किसी और फ्यूल को बर्न करोगे, वही लिखा हुआ है कि सॉलिड फ्यूल जैसे कोल है, कोयला, उसको जलाओगे, इज फीड इनटू द फर्नेस एंड इग्नाइटेड ऑन द ग्रेट। ग्रेट वो जगह है, मैंने बताया था आपको, ग्रेट वो जगह है जहां पर फ्यूल को रख के जलाया जाता है, ठीक है। अब जब फ्यूल को बर्न करोगे, द बर्निंग फ्यूल रिलीज द हीट, जब फ्यूल को बर्न करोगे तो हीट रिलीज होगी। एंड द हॉट फ्लू गैसेस पासेस थ्रू द फायर ट्यूब्स, जब ये बर्न होगी तो यहां से फायर ट्यूब्स जो है, जो फ्लू गैसेस है वो यहां से पास हो रही होगी। नेक्स्ट देखो फिर क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा कि जो हीट, हॉट फ्लू गैसेस की जो हीट है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी, लिखा हुआ है हीट फ्रॉम द हॉट फ्लू गैसेस ट्रांसफर टू द वाटर सराउंडिंग द फायर ट्यूब। इन फायर ट्यूब्स के सराउंडिंग में जो वाटर है वहां पर हीट ट्रांसफर हो जाएगी। द वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इनटू द स्टीम, वाटर जब हीट होगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम फॉर्मेशन, अब स्टीम फॉर्मेशन हो चुका है। As the water boils, the generated steam accumulates the upper part of the shell। शेल जो है देखो, जैसे जैसे वाटर गर्म होता जाएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हल्के होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो वाटर है वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लग जाता है और स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, द प्रेशर बिल्ड्स अप एज मोर स्टीम फॉर्म्स, ठीक है। स्टीम आउटलेट, स्टीम इज ड्रॉन, अब जब स्टीम बन चुकी है तो स्टीम को हम इकट्ठा कर लेंगे। स्टीम is drawn from the steam stop valve and supplied to the application point। जो स्टीम बनेगी उस स्टीम को जहां पर भी जरूरत है उसको वहां पर हम सप्लाई कर देंगे। यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको बोल दिया होगा शायद
है ना, फ्लो में, कि भाई जहां से जो स्टीम निकलेगी वो स्टीम हम जो है टरबाइन को सप्लाई कर देंगे और टरबाइन से जो फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी आपको, है ना, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हर एक टरबाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। यहां से जो स्टीम मिल रही होगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की, उसको आप किसी अदर प्रोसेस में भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हर एक बॉयलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं बनाया जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने ऐसा बोला तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्यूल गैस रिमूवल, जो फ्लू गैसेस हैं, यहाँ पे फ्लू गैसेस, यहां से क्या होगा, फ्लू गैसेस यहाँ पे आएंगी स्मोक बॉक्स में और ये बाहर निकल जाएंगी। ओके, नाउ वही चीज लिखी गई है, मेंटेनेंस इंप्योरिटीज और सेडिमेंट्स इन द वाटर आर ड्रेन पीरियडिकली यूजिंग द ब्लो ऑफ वॉल्व। तो ये इसका लगातार मेंटेनेंस होता रहता है। इसके अंदर जो इंप्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं उसको रेगुलर बेसिस पर नीट एंड क्लीन करते रहते हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल डिजाइन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू ऑपरेट होता है, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं इसको। सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग लो टू मीडियम प्रेशर स्टीम, लो से मीडियम प्रेशर की जहां पर रिक्वायरमेंट होगी, लो प्रेशर टू मीडियम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी जब स्टीम की, तो हम इस बॉयलर का यूज कर सकते हैं। ऑक्यूपाई द लेस फ्लोर एरिया। एप्लीकेशंस की बात करें, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर पावर जनरेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी टरबाइन जो है, कोई भी बॉयलर जो है वो पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस के लिए, अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सुटेबल फॉर हीटिंग एंड स्टीमिंग पर्पज, ठीक है, हीटिंग पर्पस के लिए, स्टीमिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो, अब देखो यहां पर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना, कुल मिलाकर के फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये कैसा था आपका फायर ट्यूब बॉयलर्स। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सब इसके अंदर आप लिख सकते हो, और अपने जो आंसर होगा आपका, अपने आंसर को अपने हिसाब से आप इंक्रीज, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको कम लिख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको और अपने हिसाब से आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा, दिस वन इज लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर भी फायर ट्यूब बॉयलर है। लोकोमोटिव बॉयलर भी कैसा है, ये भी आपका फायर ट्यूब बॉयलर ही है। तो जो मैंने यहां पर आपको बताया था, जिस तरह से बताई थी चीजें, वही चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, बट ये हॉरिजेंटल है। ये कैसा है, हॉरिजेंटल है। द लोकोमोटिव बॉयलर इज हॉरिजेंटल बॉयलर है। मल्टी ट्यूबलर ये भी है, वही मल्टी ट्यूबलर था, ये भी फायर ट्यूब बॉयलर है। यानी कि इस बार भी जो फायर होगी, जो फ्लू गैसेस होंगी वो ट्यूब्स के अंदर होंगी। बॉयलर कॉमनली यूज्ड इन रेलवे, जनरली ये रेलवे में यूज किया जाता था या किया जाता है। तो चीजें वही रहने वाली हैं, बस ये कैसा हो गया है, दिस इज दी हॉरिजेंटल। वर्किंग वगैरह ऑलमोस्ट वही रहेगी। ये मल्टी ट्यूबलर भी है बट ये हॉरिजेंटल है। तो देखो जरा यहाँ पे ये है, यहाँ पर ग्रेट, यहाँ पर हम फ्यूल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। एयर के साथ जब बर्न होगा, भाई फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर तो चाहिए होती है, तो जहां से जो मटेरियल बचता है ना, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस पिट, एस पैन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से जो फ्लू गैसेस होंगी, ये फ्लू गैसेस कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि ये भी फायर ट्यूब बॉयलर है तो ट्यूब के अंदर फायर ही रहेंगी, और ट्यूब के बाहर सराउंडिंग में क्या रहने वाला है, वाटर रहेगा। और जैसे ही ये हीट को ट्रांसफर करेंगे, जो फ्लू गैसेस हैं जो कि ट्यूब के अंदर हैं, इसके बाहर सराउंडिंग है, उसके सराउंडिंग में क्या वाटर है, तो फ्लू गैसेस की जो हीट है वो कहां जाएगी, वाटर के अंदर। वाटर क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वाटर जैसे स्टीम में कन्वर्ट होगा तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर डोम में, स्टीम डोम, यहाँ पर ये वाटर जो स्टीम है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, और जब जिस भी पर्पस के लिए हमको यूज करना है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकेंगे। और जो आपकी फ्लू गैसेस थी वो इकट्ठा हो जाएंगे किसमें, स्मोक बॉक्स में यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से बाहर सराउंडिंग में चली जाएंगी। सो इतना ये डिफरेंस है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे। बाकी जो वर्किंग है वही हीट ट्रांसफर होगी, सब में वही काम होता रहेगा, फ्यूल को बर्न कराना है ना। और जो फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, हीट को ट्रांसफर करती हैं वाटर को, वाटर बन जाता है स्टीम में, स्टीम को इकट्ठा कर लेते हैं हम डोम के अंदर, उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद जो फ्लू गैसेस हैं वो स्मोक बॉक्स में जा करके सराउंडिंग में चली जाती हैं। चलिएगा, तो वही चीज देखो, पहले फ्यूल का कंबशन होगा, देन उसके बाद हीट का ट्रांसफर होगा, स्टीम फॉर्मेशन, स्टीम का रेगुलेशन, है ना, एग्जॉस्ट ऑफ द गैस रिमूवल, जो फ्लू गैसेस उनको रिमूव कराना है और उसको मेंटेनेंस करते रहना है। एडवांटेज की बात करें तो हाई स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, इसकी जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है। कॉम्पैक्ट डिजाइन है, सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस, सिंपल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस भी सिंपल है, इजी है ना। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये रेलवे लोकोमोटिव्स फॉर ड्राइविंग द स्टीम इंजन, ऑल्सो फाउंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई मोबिलिटी।
ठीक है, तो सिमिलर टाइप का है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वर्टिकल था, ये हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट आता है आपका बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये कैसा है? ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद करी हैं, डिफरेंस आपको बताया था कि फायर ट्यूब बॉयलर होगा तो ये लिखेंगे, और वाटर ट्यूब बॉयलर से तो आप ये डिफरेंस लिख करके आएंगे। चलिएगा एक बार इसको भी देख लेते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, ये कैसा है बॉयलर? ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये है वाटर ट्यूब बॉयलर। मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कॉकरेन और उसके बाद हमने लोकोमोटिव पढ़ा, वो दोनों फायर ट्यूब बॉयलर्स थे। वहां पर ट्यूब्स के अंदर फ्लू गैसेस थी, यहां पर ट्यूब्स के अंदर वाटर है, यहां पर ट्यूब्स के अंदर वाटर है, और ट्यूब्स के सराउंडिंग में फायर है, यानी कि फ्लू गैसेस हैं। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये है फर्नेस, ये फर्नेस है, यहां पर क्या होगा? फायर होगा, फ्यूल और एयर का बर्निंग होगी। तो जैसे ही फ्यूल और एयर की बर्निंग होगी तो यहां से फ्लू गैसेस निकल रही होंगी। क्या निकल रही होंगी? फ्लू गैसेस। तो यहां पर ये फ्लू गैसेस हैं, ये देखो ध्यान से। और ये जो ट्यूब्स हैं, ये वाटर की ट्यूब्स हैं, ये वाटर की ट्यूब्स हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो वाटर होगा, क्योंकि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है ना। तो इसके अंदर बेटा, इसके अंदर सब क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इन ट्यूब्स के अंदर पानी भरा हुआ है। और इन ट्यूब्स के बाहर सब क्या है? इन ट्यूब्स के बाहर जो है वो हॉट फ्लू गैसेस है। जो एरो से आप देख रहे हो ना, ये जो एरो लगे हुए हैं, ये जो एरो लगे हुए हैं, ये सब क्या फ्लो हो रहा है? इन सब का ये क्या फ्लो हो रहा है? ये फ्लू गैसेस फ्लो हो रही हैं। फर्क इतना ही है कि इस बार जो फ्लू गैसेस हैं वो ट्यूब्स के बाहर हैं, और ट्यूब्स के अंदर क्या है? इस बार वाटर है। उसी तरह से हीट ट्रांसफर यहां भी होगी बेटा, यस और नो? जैसे ही यहां पर फ्लू गैसेस हैं, इसकी एनर्जी, इसकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी ट्यूब्स के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर, और वो क्या होंगी? वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं सिलिंड्रिकल वेसल है, ड्रम है, इसके अंदर वाटर और स्टीम है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टीम को अलग कर लेते हैं और वाटर को हम अलग कर लेते हैं। स्टीम इकट्ठा हो जाती है ड्रम के अंदर, और उसको जहां भी हमको यूज करना होता है इस स्टीम का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे टरबाइन को सप्लाई करनी होगी तो टरबाइन रोटेट कर जाएगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जब आएगी तो टरबाइन रोटेट करेगी, और टरबाइन पे हम जनरेटर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। रही बात ये फ्लू गैसेस हैं, ये हीट को फ्लो कराएंगी, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो है वेस्ट गैसेस जो है चिमनी के माध्यम से कहां चले जाएंगी? सराउंडिंग में चली जाएंगी। बाकी आप ये हर एक उसमें देख रहे होंगे, प्रेशर गेज लगा रहता है, वाटर गेज लगा रहता है, बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं यहाँ पे। तो ये बॉयलर माउंटिंग्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये जो बॉयलर, जो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो स्टीम है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम टरबाइन को सप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम, या उसको स्टीम को जो है सुपर हीट करने के लिए हम सुपर हीटर भी लगाते हैं। तो सुपर हीटर क्या है? बॉयलर एसेसरीज है। हम बॉयलर की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, ये सब इकोनोमाइजर वगैरह यूज करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। चलिएगा, तो ये मैंने आपको बताया अभी, इसकी वर्किंग वो यहाँ पर लिखी गई है कि बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टीम ड्रम होता है एंड सीरीज ऑफ वाटर ट्यूब्स की, देखो यहाँ पर देखो सीरीज है, पूरी की पूरी एक सीरीज है। और ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या हैं? एक तरफ हेडर से कनेक्ट हैं, दूसरी तरफ ये सिलिंड्रिकल वेसल से कनेक्ट हैं। लिखा हुआ है connected to it, the steam drum is large cylindrical vessel where steam is separated from the water। एक यहां पर आप देख सकते हैं लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर हम स्टीम और वाटर को सेपरेट करते हैं। द वाटर ट्यूब्स आर बेंट इनटू serpentine शेप का होता है एंड कनेक्टेड टू द स्टीम ड्रम एट वन एंड टू द, मतलब इसका जो एक एंड होता है, इसका एक एंड जो होता है वो ड्रम की साइड होता है, दूसरा एंड इसकी हेडर की साइड होता है। द हेडर्स आर लार्ज चैम्बर्स दैट कलेक्ट द वाटर स्टीम मिक्सचर फ्रॉम द ट्यूब्स जो हेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर स्टीम के मिक्सचर को कलेक्ट कर लेते हैं, कहां से? ट्यूब से, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के लिए अप्लाई, मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। द फर्नेस
वेयर द फर्नेस क्या होती है, जहां पर हम फ्यूल को बर्न कराते हैं, वेयर फ्यूल इज बर्न इज लोकेटेड द ये वाटर ट्यूब के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां पर इसको हम लोकेट करते हैं। द फ्लू गैसेस फ्रॉम द कंबशन पास ओवर द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब्स, जो ट्यूब्स हैं, जो यहां से गैसेस आएंगी, ये फ्लू गैसेस ट्यूब्स के बाहर सराउंडिंग में ये फ्लो होती हुई चली जाएंगी और हीट का ट्रांसफर करेंगी। वही चीज यहां पर लिखी गई है, ट्रांसफरिंग हीट टू द वाटर विद इन, वाटर के अंदर ही हीट को ट्रांसफर करेंगी, जिसके कारण वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन आप लिख सकते हैं कि Babcock एंड Wilcox बॉयलर हैव स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस व्हिच में वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड इंटेंडेड एप्लीकेशंस। दे आर डिजाइन टू ऑपरेट एट हाई प्रेशर, ये आपको पता ही है कि हाई प्रेशर पे ये काम करता है। फायर ट्यूब लो प्रेशर पे काम करता है, वाटर ट्यूब बॉयलर जो है हाई प्रेशर पे काम करता है। कहां से कहां तक, 150 से लेकर के 2000 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक ये काम करता है, इतनी प्रेशर की स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है। द वाटर ट्यूब्स इन Babcock एंड Wilcox आर यूजुअली रिलेटिवली स्मॉल इन डायमीटर्स बट न्यूमरस इन नंबर्स, प्रोवाइडिंग अ लार्ज हीटिंग सरफेस एरिया। मतलब यहां पर क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स का डायमीटर्स तो कम होता है लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है, नंबर ज्यादा होता है। अगर ट्यूब्स का संख्या ज्यादा कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी स्टीम बनेगी, फास्ट रेट से स्टीम बनेगी, इसलिए स्टीम का जो स्टीम जनरेशन का रेट इसका काफी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जैसे मोटर होता है ना, मोटर की जो फिन्स, वहां पर हम फिन्स एक टर्म्स यूज करते हैं, मोटर की जो बॉडी होती है इलेक्ट्रिक मोटर की, तो वहां पर हम सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरह से आपने देखा होगा पट्टी सी लगी रहती है ना, स्ट्रिप लगी रहती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो दे कैन जनरेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टीम रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू लार्ज पावर प्लांट्स बॉयलर्स। मतलब कह रहा है कि यहां पर आप स्टीम जनरेशन रेट को अगर मान लीजिए कम की रिक्वायरमेंट है तो कम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज्यादा स्टीम रेट की जरूरत है तो ज्यादा स्टीम रेट भी प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? Babcock एंड Wilcox बॉयलर, जो कि वाटर बॉयलर्स के अंदर आता है। वर्किंग की बात करेंगे तो वही है ना, कि भाई पहले हॉट फ्लू गैसेस निकलेंगे, जब फ्यूल बर्न होगा तो हॉट फ्लू गैसेस जाएंगी और वाटर ट्यूब्स के आसपास सराउंडिंग में जाएंगी, तो वहां से क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। हॉट फ्लू गैसेस से वाटर में हमेशा हीट ट्रांसफर होगी, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम वेसल के अंदर, डोम के अंदर उसको इकट्ठा कर लेंगे और आगे फर्दर उसको सप्लाई करेंगे। वही चीज यहां पर भी लिखी गई है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो Babcock एंड Wilcox बॉयलर्स आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट्स। दे आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन पावर जनरेशन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेयर हाई प्रेशर स्टीम इज रिक्वायर्ड, सच एज इन केमिकल प्लांट्स में यूज करते हैं, रिफाइनरीज में, पल्प्स एंड पेपर मिल्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, Babcock एंड Wilcox बॉयलर्स टेंड टू बी लार्ज, काफी बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, रिक्वायरिंग सफिशिएंट स्पेस एंड एक्सपर्टाइज फॉर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इन Babcock एंड Wilcox को, इस बॉयलर को मेंटेनेंस के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। साइज इनका काफी ज्यादा होता है और काफी ज्यादा एरिया इनको चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्लो स्टार्टअप, दीज बॉयलर्स में रिक्वायर अ लॉन्गर स्टार्टअप टाइम टू रीच देयर ऑपरेटिंग कंडीशन एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। मैंने बताया था आपको बॉयलर्स को स्टार्ट करने में काफी समय लग जाता है, तो काफी समय लेता है स्टार्ट होने में। वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, कि कोरोजन ना लग जाए, है ना, स्केल फॉर्मेशन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए अच्छे वाटर की जो वाटर है वो हाई क्वालिटी का वाटर यहां पर यूज होता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू एंश्योर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड, मतलब इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए इसका प्रॉपर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलर मेंटेनेंस इसको चाहिए होता है। इसका इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट की जो नीड काफी ज्यादा होती है Babcock एंड Wilcox बॉयलर में, जो कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, जहां पे हमने बॉयलर को समझा कि बॉयलर क्या होता है, कितने टाइप्स के बॉयलर हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो कि आरजीपीबी एग्जाम में आया हुआ है, और वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद जो नाम से कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है कि कॉकरेन बॉयलर क्या होता है, Babcock Wilcox बॉयलर क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये याद रखना है कि जैसे कि कॉकरेन बॉयलर है तो फायर ट्यूब बॉयलर है, तो फायर ट्यूब में जो आपने पॉइंट्स लिखे थे वो उसमें आप लिख सकते हैं। Babcock Wilcox अगर पूछ ले आपसे तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स है, इसके ट्यूब के अंदर वाटर होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके हिसाब से वो जो डिफरेंस हमने लिखे थे 12 पॉइंट्स, वो इसमें आप लिख सकते हैं। अब कई बार जो है कम मार्क्स में पूछ रहा है तो आप अपने हिसाब से कंटेंट कम कर सकते हो, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछ रहा है तो आप कंटेंट्स को आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको Babcock Wilcox के बारे में पूछा तो आप बॉयलर की डेफिनेशन लिख सकते हो,
ठीक है, आप बता सकते हो कि ये क्या है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, फिर वाटर ट्यूब बॉयलर के पॉइंट्स लिख सकते हो। डायग्राम की बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना अच्छा नीट एंड क्लीन आप डायग्राम बना लेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी तो पॉइंट्स आप देख ही सकते हैं, सब सिमिलर पॉइंट्स हैं। हर बार वही करना है कि फ्लू गैसेस से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है किस तरफ, वाटर की तरफ, और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा और उसको हम फर्दर यूज करते रहेंगे स्टीम को। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बॉयलर माउंटिंग्स, बॉयलर एक्सेसरीज की बात करेंगे। और ये जो स्टीम वाला पोर्शन है आपका, यहाँ पे दिस वन है ना, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डेरिवेशंस भी आएंगे। दिस वन, ये पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, क्लासिफिकेशन वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, अलग अलग बॉयलर्स हमने पढ़ लिए। माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज ऑफ बॉयलर, ये हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये पढ़ने वाले हैं। और यहां से हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर आएगा आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट, यहां भी एक डेरिवेशन है, उस पर न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, और फिर स्टीम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और स्टीम टेबल को हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टीम टेबल में बताऊंगा आपको, यहाँ पर रखी होगी कि किस तरह से हम स्टीम टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डिटेल्ड लेक्चर्स के नोट्स और जो हमारे वन शॉट रिवीजन है उनके नोट्स भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे 3 बार पे। देन उसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल्स के अंदर आपको 8 GB का एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपके लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट RGPB के सिलेबस के हिसाब से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो PDF नोट्स हो या वीडियो लेक्चर्स हो, हर एक चीज। ठीक है, तो कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक आप लिख सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट की आपको ज्यादा नीड है। ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट्स लिखते हैं तो हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और हमको एक एनर्जी मिलती है और हम और ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर पाते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।